नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस कार्यक्रम द अजय वालिया शो में। पिछले एपिसोड से हमारा विषय ये चल रहा है कि क्या हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संकट मोचक साबित हो सकेंगे। असल में इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें नायब सैनी की क्षमता पर कम और 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की सफलताओं और असफलताओं पर ज़्यादा विचार करना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 7 सीट जीतने वाली और 2019 में 10 की 10 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा से केवल 5 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई है। यानी लोकसभा चुनावों से आया हुआ हरियाणा बीजेपी का परिणाम उसे 2014 के परिणामों से भी पीछे खड़ा कर रहा है। इसके अलावा गौरतलब ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को बिना सामने लाए 2014 में बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीती थी, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 के चुनाव में केवल 40 रह गई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा अलार्म था कि बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की जनता के चहेते बनने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूबे में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी इस समय चरम पर है। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की एक बार दोबारा बात करें तो साल 2019 में जिस भाजपा को 58.2% वोट मिले थे, वो भाजपा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 46.11% वोट ही ले पाई, जबकि जिस कांग्रेस पार्टी ने साल 2019 के चुनाव में महज 28.5% वोट हासिल किए थे, उस कांग्रेस पार्टी ने इस बार के चुनाव में 43.67% वोट हासिल करते हुए खुद को एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पर खतरे की एक घंटी ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 90 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों पर आगे रही थी, लेकिन खट्टर की अगुवाई में अपने विधानसभा चुनाव में 2019 में वो महज 40 सीटों पर ही विजय हासिल कर पाई थी। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महज 44 विधानसभा सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो वास्तव में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो परिणाम क्या हो सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को प्री बोर्ड एग्जाम मान लिया जाए तो हम मान सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी हरियाणा अपने प्री बोर्ड एग्जाम में अप टू द मार्क परफॉर्म ही नहीं कर पाई, इसलिए बोर्ड के फाइनल में भी उसकी परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग साफ तौर पर लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त नायब सैनी के सामने नजर आ रही चुनौतियों में मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की शाही चादर में 2016 के समय जाट आरक्षण के चलते हुई हिंसा, 2017 में गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के वक्त हुई हिंसा, रामपाल प्रकरण के समय हुई हिंसा व किसान आंदोलन के कारण हुई हिंसा और तोड़फोड़ के जो इतने बड़े और भद्दे पैबंद लगे हुए हैं, इसका खामियाजा इस बार के चुनाव में हरियाणा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यदि विभिन्न अखबारों और मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास करें तो हम ये भी पाते हैं कि करीब 9 साल 4 महीने और 16 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की सरकार पेपर लीक घोटाला, सहकारिता घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, फैमिली आईडी घोटाला और सरसों खरीद घोटाले सहित कम से कम 14 बड़े घोटालों के चलते जनता के कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देती है। किसी भी सरकार को चुनने या उसे नकारने की चुनावी प्रक्रिया में रोजगार एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा होता है, तो यहाँ रोजगार के मामले में भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली और बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का दावा करने वाली मनोहर लाल खट्टर की छवि को अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में उजागर हुए घोटाले के बाद से भी गहरा धक्का लगा था। हालांकि
वो मामला खुद सीएम फ्लाइंग नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी सूबे के मुख्यमंत्री होने के चलते भ्रष्टाचार के छींटों ने खट्टर की सफेद चादर को गंदा तो किया ही था। नौकरी के घोटाले के चलते हरियाणा चयन आयोग के यूं सवालों के घेरे में आने ने प्रदेश के युवा प्रतिभाशाली और योग्य छात्रों का भी सरकार से मोहभंग किया है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर का यह दावा रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार के लगभग 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान यानी 2014 से 2023 के बीच 1,30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि हुड्डा सरकार अपने 2005 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में 86,067 भर्तियां ही दे पाई थी। यानी मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल के दौरान हुड्डा के मुकाबले सरकारी नौकरियों देने के मामले में 30% की बढ़ोतरी मानते हैं, ऐसा उनका खुद का कहना है। हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय की माने तो रोजगार का यह आंकड़ा बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकारी नौकरियों के अलावा 12 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है और सरकार ने इस साल अतिरिक्त 60,000 नौकरियों को देने की घोषणा की हुई है, जिनमें से 41,217 पर भर्ती की प्रक्रिया पहले ही प्रगति पर है। करीब 1 लाख से ज्यादा रोजगार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन विपक्ष इस बात से कतई सहमत नजर नहीं आता है। विपक्ष रोजगार के मामले में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा दिए गए आंकड़ों से सरकार को घेरता है, जिसमें पिछले साल हरियाणा में बेरोजगारी की दर 37.4 बताई गई थी, जो कि देश भर में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO ने हरियाणा को सबसे खराब बेरोजगारी की दर देने वाले राज्यों में से एक बताया है। एक और बयान पर यकीन करें तो हरियाणा में रोजगार के हालात इतने खराब हैं कि केवल ग्रुप डी की नौकरियों के 1,35,366 पदों के लिए 13,75,151 लोगों ने आवेदन किया है। यानी चपड़ासी, हेल्पर, सफाई कर्मचारी, क्लीनर आदि की नौकरी चाहने वाले 100 लोगों ने एक पद के लिए अप्लाई किया है। यह राज्य में बेरोजगारी की पराकाष्ठा को दिखाता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा को बेरोजगारी में चैंपियन बताते हैं। साल 2018 में तो मनोहर लाल खट्टर खुद भी ये बयान देकर बैकफुट पर आ गए थे कि हरियाणा सरकार सब बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए युवाओं को स्वरोजगार का रास्ता खुद तलाशना होगा। हरियाणा सरकार पर यह भी आरोप है कि मनरेगा के तहत भी अब काम नहीं मिल रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में 75% रिक्तियां आरक्षित करने की राज्य सरकार ने जो योजना चलाई थी, उस योजना ने कोर्ट में दम तोड़ दिया है। इसके अलावा एक सच ये भी है कि पिछले 9.5 वर्ष में राज्य की मनोहर सरकार ने जो भी भर्तियां निकाली, उनमें से ज्यादातर कोर्ट कचहरी के कारण सिरे ही नहीं चढ़ पाई है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हुए जो 5 अंक देने का प्रावधान बनाया गया था, उसे पहले हाई कोर्ट ने और अब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया है, जिसके चलते हजारों लाभार्थियों की नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हरियाणा सरकार अपने जिस हरियाणा कौशल रोजगार निगम को रोजगार देने के मामले में एक बड़ी उपलब्धि मानती है, वही हरियाणा कौशल रोजगार निगम अपनी विवादास्पद कार्यशैली के चलते लगातार विपक्ष और कर्मचारी संगठन के निशाने पर रहा है। विपक्ष और कर्मचारी संगठन दोनों ही इसमें आरक्षण, मेरिट, योग्यता व पारदर्शिता का जबरदस्त उल्लंघन हुआ मानते हैं। कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम बनाकर कच्चे कर्मचारियों का शोषण कर रही है। सैन्य सुरक्षा रोजगार का लबादा उड़ाकर केंद्र की ओर से लॉन्च की गई अग्निवीर योजना ने भी आर्मी में जाने को उत्सुक हरियाणा के युवाओं को केवल और केवल डिस्करेज करने का ही काम किया है। रोजगार से अलग हरियाणा में जब हम केवल पिछले 6 महीने की कानूनी व्यवस्था की सुध लेते हैं, तो हम पाते हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1 जुलाई 2024 को दैनिक सवेरा समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले लगभग 6 महीने में हरियाणा में 465 मर्डर हुए हैं, 720 केस
बलात्कार के दर्ज हुए हैं तो छेड़खानी के 709 और महिला अपहरण के 813 केस घटे हैं। इसके अलावा दहेज के कारण हुई 80 हत्याओं की एफआईआर भी दर्ज की गई है। केवल महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की संख्या 4371 और एनडीपीएस एक्ट के 1623 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश भर में व्हीकल चोरी के भी 7000 से ज्यादा मामले केवल 6 महीने में दर्ज किए गए हैं और अब हफ्ते भर से फिरौती के चलते गोलीबारी और मर्डर के कई मामले सामने आए हैं। हरियाणा में बढ़ती गोलीबारी और फिरौती की घटनाओं के चलते पिछले दिनों हिसार के व्यापारियों ने तो हिसार बंद का आयोजन भी किया था। इन घटनाओं के चलते विपक्ष तो विपक्ष खुद केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत के सम्मान में हांसी में आयोजित एक प्रोग्राम में यह बात सामने आई है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरे तरीके से चरमराई हुई है और यदि ऐसे ही रहा तो विधानसभा चुनाव में नुकसान होना तय है। गोलीबारी और फिरौती की घटनाओं से तंग हुए व्यापारी वर्ग ने राव इंद्रजीत के जरिए खुले मंच से यह संदेश भेजा है कि यदि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को ठीक ना किया गया तो आगामी चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होना निश्चित है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की राज तिलक का सबसे बड़ा रोड़ा जाट समुदाय है, जो बीजेपी से सख्त नाराज है। हरियाणा के कुल वोट शेयर का 25% होने के चलते अकेला जाट समुदाय हरियाणा की 90 में से 36 विधानसभा सीटों और 10 में से 4 लोकसभा सीटों पर हार जीत तय करने की क्षमता रखता है। हरियाणा में जाट हमेशा चौधर में रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद जाट समुदाय की सत्ता में प्रतिभागिता लगातार कम हुई है। हरियाणा में जाटों के बीजेपी से मोहभंग की शुरुआत जाट आरक्षण आंदोलन के समय हुई और धीरे धीरे कब बीजेपी और जाट दो विपरीत चुंबकीय ध्रुवों में बदल गए ये पता ही नहीं चला। 2016 में जाट आरक्षण के समय जो हिंसा हुई उसके बाद बीजेपी ने जाटों से अपना पल्ला झाड़ते हुए उनके खिलाफ गैर जाटों का ध्रुवीकरण शुरू कर दिया और अब हालात ये हैं कि हरियाणा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कभी दिशा देने वाले ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे जाट नेता भी इस वक्त हाशिए पर धकेले हुए मालूम होते हैं। इस समय केवल एक जाट नेता सुभाष बराला राज्यसभा में जरूर हरियाणा बीजेपी की ओर से पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह हरियाणा बीजेपी की राजनीति और पार्टी संगठन से जाट समाज के प्रतिनिधि गायब दिखाई देते हैं। पिछले कुछ समय से बीजेपी और जाटों के संबंध इस कदर खराब है कि जाट बहुल गांवों और क्षेत्रों में तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के नेताओं की एंट्री तक में बैन देखने को मिला है। बीजेपी की एक दूसरी गलती ये भी रही है कि उसने जाटों और किसानों की नाराजगी को एक ही चश्मे से देखने की कोशिश की है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच करने वाले पंजाब के किसानों को दोनों बार हरियाणा में ही रोका गया। उनसे प्यार से बातचीत करने की बजाय उनके रास्तों में कील और कांटे लगाए गए, लाठीचार्ज किया गया और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसलिए हरियाणा सरकार शुरू से ही आंदोलनकारी किसानों के निशाने पर रही है। एमएसपी और खराब फसल मुआवजे की बात को लेकर जब जब किसानों ने अपनी आवाज उठाई तो बीजेपी के कुछ गैर जिम्मेवार नेताओं ने किसानों को कांग्रेसी और गुलाबी गैंग कहकर उनकी नाराजगी की धार को और तेज करने का काम किया। भाजपा से नाराज किसानों को मनाने और उनको गंभीरता से लेने में बीजेपी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हरियाणा लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला है कि कैसे नाराज किसानों ने अपनी नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ मतदान में बदला है। यूं तो प्रदेश भर की 10 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिला है, लेकिन सिरसा, हिसार, अंबाला, रोहतक और सोनीपत जैसी लोकसभा सीटों पर तो कांग्रेस की जीत में इस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन 5 सीटों के अलावा शेष सीटों पर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भाजपा को इसी फैक्टर के दम पर सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर दी है। यानी जाटों के बाद किसानों की नाराजगी को भी वोटों के रूप में भुनाने में कांग्रेस कामयाब रही, या कह लीजिए कि कांग्रेस के लिए किसान आंदोलन संजीवनी साबित हुआ। बीजेपी के शासनकाल में
दलित समाज ने भी अपने आप को अलग थलग और ठगा हुआ ही महसूस किया है। साल 2018 को याद कीजिए, जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दलित समुदाय ने तब 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था। इस आंदोलन में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए SC/ST एक्ट में सरकार के 2018 के संशोधन को बरकरार रख लिया था। लेकिन इस घटना के बाद दलित समाज बीजेपी से जुड़ ही नहीं पाया और दलित समाज को पूरी तरह से दूर करने में रही सही कसर इस बार के चुनावों में मोदी सरकार के 400 पार के नारे ने पूरी कर दी। इस 400 पार के नारे को दलित समाज ने अपने अधिकारों के लिए खतरा समझते हुए बीजेपी से पूरी तरह से अपना दामन छुड़ा लिया। असल में भाजपा के सांसदों और लोकसभा उम्मीदवारों जैसे अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह और गोविल जैसे नेताओं ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहकर कि संविधान को बदलने के लिए पार्टी को 400 से अधिक सीटों की जरूरत है, SC और ST समाज में एक बड़ा डर बिठा दिया। भाजपा के 400 पार के नारे से डरे हुए दलित समाज के मन में ये बात घर कर गई कि यदि भाजपा बड़े जनादेश के साथ फिर से सत्ता में आती है तो उन्हें दिया गया आरक्षण बरकरार नहीं रखा जाएगा। और नतीजा आप सबके सामने रहा कि हरियाणा में दलितों ने भी बड़ी संख्या में कांग्रेस को ही मतदान किया, जबकि भाजपा ने इस बात का बार बार खंडन किया था कि संविधान में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे दलित समाज का अहित हो। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए तमाम पोर्टल में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो और डाउन सर्वर के चलते जनता को केवल त्रास ही दिया है। फसल बीमा योजना, NDC और परिवार पहचान पत्र जैसे पोर्टल्स ने भ्रष्टाचार के शूल बनकर कागजी काम के चक्कर में केवल जनता को पीड़ा देने और उनसे उगाही करने का काम ज्यादा किया है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बीते लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों का विरोध भी बीजेपी सरकार को झेलना पड़ा है। 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 4 पर ही भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा सर्विस वोट मिले। 6 सीटों पर सर्विस वोटरों की पहली पसंद कांग्रेस ही रही। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का पेंशन आंदोलन फिर से तेज होना शुरू हो गया है। इसके अलावा आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सफाई कर्मचारी और हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी अपनी वित्तीय शक्तियों के कम होने के चलते बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाकर लामबंद रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के परिणामों का अवलोकन करने पर यह बात भी सामने आती है कि इस बार बीजेपी भीतरघात के कारण भी हारी थी। चुनाव में गुपचुप तरीके से पार्टी के सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों ने पार्टी विरोधी प्रचार किया। इसकी पुष्टि भाजपा की रिव्यू मीटिंग में प्रत्याशियों द्वारा की गई शिकायत से हो चुकी है। इस कारण सवाल यहाँ ये भी उभरता है कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हरियाणा का CM बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, क्या वो नायब सैनी को पूरा सहयोग करेंगे या वो भी भीतर घात का सहारा लेंगे। हालांकि बीजेपी में खुली बगावत करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। बीजेपी में ये बात तो अक्सर देखने को मिलती है कि पार्टी और हाईकमान के खिलाफ जाकर खुले में बगावत करने वाला व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और हाशिए पर आ जाता है। इसलिए नायब सैनी के खिलाफ कम से कम खुली बगावत के आसार तो कम दिखाई देते हैं। हाँ, जहां तक भीतरघात की बात है तो ये तो सभी चुनावों में और सभी पार्टियों में देखने को मिलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि खट्टर सरकार में फैले इस रायते और उनकी प्रशासनिक अक्षमताओं के चलते उभरी समस्याओं से बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर को बदलकर इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में उनकी स्वघोषित उपलब्धियों के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके दम पर हरियाणा की जनता को तीसरी बार लुभाया जा सके। लेकिन यहाँ भी खट्टर ने अपनी ही चलाई और सत्ता छोड़ने से पहले सत्ता की अगली चाबी किसी और को देने की बजाय अपने वैचारिक उत्तराधिकारी नायब सैनी को ही सौंपी। इसके अलावा यहाँ नायब सैनी को CM पद का चेहरा घोषित करने से एक मैसेज जनता में ये भी गया है कि अब मोदी की लोकप्रियता
ढलान पर है और अकेले मोदी के नाम पर और मोदी के चेहरे पर चुनाव न लड़ा जा सकता है न जीता जा सकता है। हालांकि चेहरा बदलने का ये दांव इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कोई ज्यादा काम नहीं आया है, क्योंकि जनता की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो महज चेहरा मोहरा बदलने से जमीनी मुद्दों को भूल जाए। यानी यदि बीजेपी हाईकमान ऐसा सोचती है कि केवल मुख्यमंत्री का चेहरा मोहरा बदल देने से हरियाणा की जनता और सरकार से नाराज लोग खट्टर सरकार की विफलताओं को भूलकर उन्हें वोट दे देंगे, तो ऐसा सोचना सरासर गलत है, क्योंकि जनता सब कुछ याद रखती है। जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। जैसे जनता ना तो 84 के दंगों को भूली है और ना ही 1975 की इमरजेंसी को भूल पाई है। हरियाणा की जनता आज तक महम कांड को भी नहीं भुला सकी है। उसी तरीके से जनता किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों और उन पर किए गए लाठीचार्ज को भी नहीं भूल सकेगी। दूसरा, अपनी योग्यता साबित करने के लिए नायब सैनी के पास पर्याप्त समय भी नहीं है। औपचारिक रूप से नायब सैनी को अपनी सरकार चलाने के लिए अपने इस कार्यकाल में करीब 10 महीने ही मिले हैं। उसमें भी एक बड़ा हिस्सा पहले लोकसभा चुनाव लड़ने में खर्च हो गया है और अब आगे लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर उनको फोकस करना पड़ रहा है। इतना कम समय होने के बावजूद नायब सैनी ने जहां एक ओर प्रदेश की जनता को राहत देने वाली घोषणाओं की झड़ी लगाई हुई है, वहीं दूसरी ओर आगामी चुनावों के लिए वे पार्टी के संगठन में भी आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए उसे मजबूत करने में लगे हैं। फिर भी क्रिकेट की भाषा में इस सारे मसले को इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही पार्टी के लिए जो व्यक्ति एक रिलायबल ओपनर बैट्समैन साबित हो सकता था, उन नायब सैनी को अब टीम की 9 विकेट गिरने पर आखिरी नंबर पर लो ऑर्डर बैट्समैन बनाकर भेजा गया है, जहां पर उनके लिए करने को कुछ ज्यादा बचा हुआ दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर चुनावी रणभेरी के बजने में अब बहुत थोड़ा समय बचा है, तो ऐसे आखिरी समय में नायब सैनी को सत्ता के रूप में एक कांटों भरा ताज ही मिला है, जहां चमत्कार होने की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन यदि वो इन हालातों में भी अपनी मेहनत से पार्टी का तीसरी बार राज तिलक करा देते हैं, तो सच्चे मायनों में वो पार्टी के संकट मोचक साबित हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।